आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के रसायन शास्त्र के चैप्टर 1 देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के रसायन शास्त्र के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो तथा जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उन सब की संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को मेरे द्वारा क्लास 10th के जीव विज्ञान के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक सभी प्रश्नों का सलूशन दिया जा चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे रसायन शास्त्र के चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यहाँ पर देख सकते हैं ये रसायन शास्त्र केमिस्ट्री है और यह भारतीय भवन बुक है। भारतीय भवन बुक कहीं ज़्यादा चलता है बिहार बोर्ड में। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और इसी के हम लोग सभी क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। इसका आंसर है समीकरण के द्वारा। ऑप्शन ग सही होगा। रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, खाली स्थान है, उस सबका आंसर इसमें दिया गया है। आप अगर बुक के लास्ट में देखेंगे, चैप्टर के जब ख़त्म होता है तो चैप्टर के लास्ट में देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव का दिया गया है, खाली स्थान का दिया गया है, सही गलत का दिया गया है। लेकिन इस वीडियो के देखने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको सभी के बारे में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के बारे में डिटेल से बताया जाएगा, एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। यदि आप इसे डायरेक्ट पढ़ते हैं तो डायरेक्ट पढ़ने के बाद आपको बहुत बात समझ में नहीं आने वाले हैं। तो इस सभी बातों को एक्सप्लेन करके यहाँ पर बताया जाएगा, जिससे कि अगर आप इस चैप्टर के बहुत सारे बात नहीं भी पढ़े हो तो भी यहाँ पर कवर आसानी से हो जाएगा। तो आपका काम क्या है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें और हो सके तो पेन और कलम लेके बैठे और सभी बातों को नोट करते भी जाए, तब जाके आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में भी व्यक्त करते हैं और अणुसूत्र के रूप में भी व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर यह समीकरणों के द्वारा, तो देखिए जब संकेत और अणुसूत्र दोनों मिल जाता है तब समीकरण बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन ग में समीकरण के द्वारा न दिया रहता तो ऑप्शन क और ऑप्शन क दोनों देना पड़ता। तो इसका आंसर हो गया ग, समीकरणों के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। यह समीकरण क्या है? यह संतुलित समीकरण होगा। यह जो समीकरण है वह संतुलित समीकरण कहलाएगा। अगर आपको संतुलित समीकरण के बारे में जानना हो तो आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2H2 प्लस O2। अब यहाँ पर H जो है इसकी संख्या हो गया 2, H अणु की संख्या हो गया 2, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, और ऑक्सीजन के अणु की संख्या हो गया 2। अगर इसको संतुलित करना होगा तो ये हो गया आपको अभिकारक, और इसके आगे हम लोग तीर चिन्ह के प्रयोग करते हैं और तीर चिन्ह के प्रयोग करने के बाद जो आगे लिखते हैं उसे हम बोलते हैं प्रतिफल। इन सब के बारे में आगे बताया जाएगा। तो आगे के तरफ जितना भी इसके अणु है उसका बराबर संख्या इधर भी होना चाहिए, यानी तीर के निशान के पहले हाइड्रोजन के जितने अणु है, ऑक्सीजन के जितने अणु है वो आगे भी होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा जैसे 2H2O। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 2H2O में आप देखेंगे तो H के आप H देखेंगे तो इसमें 2 और 2 4 है, इसमें भी देखेंगे तो 2 और 2 4 है। इसमें O जो है वो 2 है, इसमें भी O 2 है, क्योंकि ये जो 2 है वो इसके साथ भी जुड़ेगा, इसके साथ भी जुड़ेगा, तो O यहाँ पर 2 हो गया। और ये जो समीकरण है वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगा। और जब दोनों तरफ अगर समान अणु नहीं होगा, इनके परमाणुओं के संख्या समान नहीं होगा,
तब यह समीकरण असंतुलित कहलाएगी। ये दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान है, बराबर है, इसलिए ये जो समीकरण है ये संतुलित समीकरण कहलाएगी। अब तीसरा प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तीसरा प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है। असंतुलित का मतलब है दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। आप इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है H की संख्या 2 है, प्लस में Cl है, Cl की संख्या भी 2 है। इधर देखेंगे तो H 2 है और Cl भी 2 है। इधर जो भी संख्या होगा वो सबका होता है, तो H 2 है, Cl भी 2 है, तो दोनों तरफ के जो तत्व है उसके परमाणुओं की संख्या समान है। इस तरह से ये जो समीकरण है ये संतुलित होगा। ये समीकरण क्या होगा? संतुलित होगा। यहाँ पर देखेंगे यदि 2KClO3 P3 का निशान दिया है 2KCl + 3O2। K जो है यहाँ पर 2 है, इसमें भी K 2 है। Cl देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, इसमें भी देखेंगे तो Cl, यहाँ से देखेंगे तो Cl 2 मिलेगा। O जो है वो 6 है, इधर 3 हो गया, इधर 2 हो गया, O 6 है। इसमें भी देखेंगे तो O 6 है, 3 × 2 6 है, तो ये भी संतुलित होगा। ग में देखेंगे तो PbNO3 क्या होगा? होल ट्वाइस, और इसमें दिया PbO + NO2 + O2। इसमें देखेंगे Pb जो है ये सिंगल है, तो Pb इसमें भी सिंगल है। N जो है वह 2 है, इसमें N देखेंगे तो ये N एक ही है, N इसमें एक ही है। इस तरह से ये जो होगा ये समीकरण असंतुलित होगा। अब इसको भी मिला सकते हैं। H 2 2 4 है, इसमें भी H 2 और 2 4 है। O इसमें 2 है, इसमें O जो है ये भी 2 है, तो 2H हो गया, ये भी संतुलित हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर असंतुलित होगा। 4 नंबर में है निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। इसमें संतुलित दर्शाना है। आप चेक कर सकते हैं Fe इधर 1 है, Cl 2 है, इसमें Cl 2 है, यहाँ पर Fe 1 है और Cl जो है वो 3 है, तो Cl 3 है, इसका मतलब ये असंतुलित समीकरण है। यहाँ पर NH4 NO2 और N2 2H2O। तो इधर देखेंगे आप तो इसमें आपको N देखिए NH यहाँ पर 4 है, यहाँ पर N की संख्या 1 है, यहाँ पर N की संख्या 2 है। H 4 है, इसमें H 2 2 4 है, लेकिन N की संख्या इसमें 2 ही है। इस तरह से ये जो समीकरण है ये भी असंतुलित मिलेगा। इसमें कह कौन संतुलित है, तो फिर से देखेंगे। इसमें कह रहा है कि NH4 NO2 N2 + 2H2O। इसमें देखेंगे N यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, N 2 है, इसमें भी देखिए N 2 है, N और N 2 N है, और यहाँ पर भी 2 N है। H जो है 4 है, यहाँ पर H देखेंगे तो इधर भी 2 है और इधर भी, तो 2 2 ना 4 हो गया। फिर O देखेंगे तो 2 है, इसमें भी देखेंगे जो O है वह 2 है, O कितना है? 2 है। यह एक संतुलित समीकरण है, ये जो है ये संतुलित है, इसका आंसर हो जाएगा ख। ये संतुलित समीकरण है। यहाँ पे देखेंगे Fe 1 है, इधर देखेंगे तो Fe 2 है, तो ये असंतुलित हो जाएगा। यहाँ पर K 1 है, इधर K 1 है, Br 1 है, इसमें Br 2 है, तो ये भी क्या होगा? असंतुलित हो जाएगा। ख संतुलित है, बाकी सभी असंतुलित है। 5वां नंबर प्रश्न है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, तो आप कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र जानते होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। अब 5 नंबर में देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट है।
अब कर रहा है कि इसको गर्म करने पर, तो जब इसको गर्म किया जाएगा तो गर्म करने पर CaO कैल्शियम जो ऑक्साइड है वह अलग हो जाएगा और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी। तो कह रहा है क्या कि गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड, यह हो गया कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड ये बन गया है। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ये एक सूत्र है और ये देखिए दो में बट रहा है, एक बड़ा यौगिक है और बड़ा यौगिक दो छोटे, आप देखें दो छोटे यौगिक में ये बट रहा है। तो जब भी बड़ा यौगिक छोटे छोटे यौगिक में बढ़ता है तो उस समीकरण को हम लोग विघटन अभिक्रिया कहते हैं और विघटन को ही हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। अपघटन नहीं दे तो देगा विघटन अभिक्रिया, और विघटन अभिक्रिया भी ना दे तो आप लिख सकते हैं वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो या तो अपघटन अभिक्रिया हो सकता है या विघटन बोलते हैं उसी को ही, और उसी को वियोजन अभिक्रिया भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है 6वां प्रश्न है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। लास्ट में हम लोग इन सब की भी चर्चा कर लेंगे, हालांकि अभी भी चर्चा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया के मतलब है दो छोटे छोटे यौगिक मिल करके एक बड़ा यौगिक के निर्माण करना, यह होता है संयोजन अभिक्रिया। अब चाहें तो इसको आप उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे ये संयोजन के आप दे सकते हैं, जो छठा के जो क है, अब चाहें तो इसका एग्जाम्पल आप यहाँ से भी दे सकते हैं। देखिए H2 + Cl2, ये दोनों छोटा छोटा मिल करके एक बड़ा यौगिक के निर्माण कर दिया, तो यह हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन मतलब होता है जुटना, छोटे छोटे मिलकर जो बड़ा यौगिक बनाता है तो वह होता है संयोजन, और इसी के उल्टा होता है वियोजन यानी टूटना। तो जो एक बड़ा यौगिक होता है वो बड़ा यौगिक छोटे छोटे यौगिक में टूट जाता है, तो उसे हम बोलते हैं वियोजन या अपघटन प्रक्रिया। यह है विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है कि जब किसी यौगिक से किसी तत्व को बाहर हटा दिया जाता है तो होता है विस्थापन, यह होता है विस्थापन। हालांकि इस सब की चर्चा आगे क्वेश्चन जो होगा उसमें दिया जाएगा, तो उसमें डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं। बड़ी आसानी, बड़े गौर से आपको यह सब क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको जितना भी यहाँ पर दिया जैसे सिल्वर नाइट्रेट, अब इन सब के सूत्र पता होना चाहिए। जब तक इन सब का सूत्र नहीं पता होगा तब तक आप ऐसे सवाल को हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। फिर से देखिए क्वेश्चन करा कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन, और विलयन के बारे में पता होना चाहिए, में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या नाम देते हैं? तो इस अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया का नाम देते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम देते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के सूत्र क्या होगा? 7 के सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा AgNO3, AgNO3। इस बात को ध्यान रखेंगे। और यह कैसे हुआ इसके जो मुख्य वीडियो में डिटेल से किया जाएगा, यहाँ पर टाइम लग सकता है। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है। तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। उदासीनीकरण जैसे जैसे दिया है प्रश्न में उसी अनुसार हम बना लेंगे। तो 8 में कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, Na मतलब सोडियम और OH मतलब हाइड्रोक्साइड। फिर करा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होता है HCl, ये H है HCl। तो NaOH
को हम अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, HCl से। इस ये H है, ये प्लस का चिन्ह है, HCl से करा रहे हैं। अब इससे क्या होगा, तो आप देखेंगे कि जो Na है सोडियम, वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा NaCl, NaCl। ये जल को मतलब कि जो बच गया OH प्लस H, इसे क्या करेगा, ये अलग कर देगा। तो H2O यानी ये साथ में क्रिया करके जल बना लेगा। Na अभिक्रिया करेगा Cl से, तो बन गया NaCl। सोडियम, देखिए सोडियम क्लोराइड बन गया और ये जल को क्या किया, जल के अणु बना दिया, ये जल अलग हो गया। तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं, क्योंकि ये जो उदासीनीकरण है Na और Cl, ये दोनों देखिए अलग अलग प्रवृत्ति के हैं और ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव करके लवण बना रहा है और जल बना रहा है। तो जब भी लवण और जल बनता है वह प्रक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो याद रखेंगे ये इस समीकरण को NaOH प्लस HCl जब मिलेगा तो NaCl बनाएगा, प्लस में क्या बनाएगा, जल बनाएगा। नेक्स्ट है 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। रेडॉक्स अभिक्रिया से पहले आपको जानना होगा ऑक्सीकरण क्या है, अवकरण क्या है। दो प्रकार की अभिक्रिया होता है, एक होता है ऑक्सीकरण और एक होता है अवकरण। जैसे 9वां नंबर प्रश्न हो गया, एक अभिक्रिया होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और एक होता है अवकरण, अवकरण। जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है तो उस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है। अवकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है, और अवकरण में हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है। तो आप यहाँ पर देख के मिला सकते हैं। जब इसे मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि ZNO प्लस C, ZNO प्लस C, यहाँ पर Zn प्लस CO। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें दो प्रक्रिया हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन क्या कर रहा है, जुट रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो जैसे ऑक्सीजन जुड़ेगा हाइड्रोजन हटेगा। ऑक्सीजन जुड़ने पर क्या होता है, वो जो अभिक्रिया का नाम देते हैं उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है, बाकी जो अभिक्रिया दिया है उसमें दोनों बात फॉलो नहीं कर रहा है, तो बाकी का खुद मिला लेंगे। ये जो अभिक्रिया है ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, वैसे अभिक्रिया होता है जो अभिक्रिया बाद में क्या करता है, ऊष्मा को छोड़ता है। अभिक्रिया होने पर क्या होता है, ऊष्मा को छोड़ता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। और इसमें आप देखेंगे तो आपको जो ये ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ख, उसमें देखिए कि 94.45, देखिए ये कैलोरी के मान दिया गया है। तो ये क्या है, ऊष्मा मतलब कहीं ना कहीं ये क्या कर रही है, एक तरीका से ऊष्मा उत्पन्न कर रही है, इतना कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न कर रही है। तो ये जो ख है C+O2, फिर ये रिएक्शन करके CO2 बनाई और CO2 बनाने के बाद ये इतना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न कर रही है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब है कि जो वैसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के द्वारा ऊष्मा यानी ऊर्जा के क्या हो, प्रवाह हो, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। तो याद रखेंगे ये जो ख हो गया वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। 11 के आंसर हो जाएगा आपको O2। ये जो O2 है ये ऑक्सीकारक है। अब यहाँ पे एक शब्द है ऑक्सीकारक, लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा आपको ऑक्सीकरण। एक शब्द होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण क्या होता है अभी बताया था आपको। जब ऑक्सीजन जुटता है, प्लस का मतलब जुटना, तो ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन हाइड्रोजन के हटना पूछे तो हाइड्रोजन के हटना ऑक्सीकरण ही कहलाता है। ऑक्सीजन ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन हटता है, और जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जिस पदार्थ का क्या होता है, अवकरण होता है,
जिस पदार्थ का अवकर्ण होगा उसे हम लोग ऑक्सीकरण के नाम देते हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि जिस पदार्थ का अवकर्ण होगा उसे हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो अवकारक गुण प्रदर्शित करता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन इसमें से होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहाँ पे एक शब्द है अवकारक। अवकारक तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, देखिए ध्यान रखेंगे इसमें कि जिस पदार्थ का अवकर्ण होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। इसमें होगा कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा वह अवकारक कहलाता है। तो ये बात को भी ध्यान रखेंगे, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वह अवकारक कहलाएगा, जिस पदार्थ का अवकर्ण होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न, समीकरण 2Cu + O2 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर आप देखिए कॉपर है और कॉपर यहाँ पर ऑक्सीजन के कॉपर है ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। यहाँ पर 2 कॉपर है ऑक्सीजन है, तो यह क्या हुआ, जुट गया है। ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन अलग है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुट गया है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीजन अलग है और इसमें ऑक्सीजन जुट गया है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी? तो जब शरीर में जो भोजन टूटता है वह भोजन, देखिए हम जब लोग खाना खाते हैं तब शरीर में जाने के बाद भोजन बहुत छोटे छोटे टुकड़ा में टूट जाता है, भोजन बहुत छोटे छोटे टुकड़ा में टूटता है। साथ ही साथ यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होगा। देखिए एक तो होता है विघटन अभिक्रिया, मतलब हम लोग बड़ा टुकड़ा खाते हैं, जैसे रोटी बहुत बड़ा होता है उसे हम खाते हैं तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ा में टूट जाता है। तो एक बड़ा यौगिक छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया तो एक विघटन अभिक्रिया भी होगा। लेकिन साथ साथ भोजन के पचना जो है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहलाता है। तो ध्यान रखिए इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है अभी बताए हैं, ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन साथ साथ ऑक्सीकरण के अलावा विघटन अभिक्रिया भी होता है। दोनों बात की अगर देगा ऑप्शन में ऑक्सीकरण और विघटन या अपघटन तो दोनों प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगा। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है इसलिए हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो बिना ज्वाला के मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलता है, केरोसिन में जलता है, मीथेन भी जलता है, जबकि कोयला जो है वो बिना ज्वाला के जलता है। आंसर हो जाएगा ग, कोयला। अब है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला है अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण के डैश की ओर लिखा जाता है, तो ये बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बाईं ओर। आप किसी भी समीकरण को देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आप देखिए 2KClO3 फिर 3 का निशान दिया है, फिर दिया 2KCl + 3O2। तो ये जो वाला हिस्सा है, ये जो तीर के निशान के पहले का जो हिस्सा है यह कहलाता है अभिकारक, ये कहलाएगा अभिकारक। और ये जो देख रहे ये वाला पूरा हिस्सा, तीर के आगे वाला हिस्सा, इसे हम बोलते हैं प्रतिफल। ये जो हिस्सा ये प्रतिफल बोलते हैं। और जो तीर के निशान है, ये तीर के निशान बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा की ओर हो रही है। तो चूंकि तीर के निशान देखिए ऐसे है, मतलब इधर की ओर अभिक्रिया हो रही है। याद रखेंगे ये अभिकारक है, तीर के निशान के जो इधर है बाएं तरफ ये अभिकारक है, तीर के निशान के दाएं तरफ जो है वह प्रतिफल है। और तीर के निशान बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा की ओर हो रही है। सेकेंड है समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह अभिक्रिया की, अभी बताएं जो तीर का चिन्ह होता है वो बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा की ओर हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिशा को बताता है। नेक्स्ट है अभिक्रिया CaCO3 फिर तीर का निशान दिया है CaO + CO2, यह कैसी अभिक्रिया है? तो देखिए ये CaCO जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक यौगिक है और ये टूट करके 2 यौगिक में बदल गया। CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अलग अलग हो गया। तो ये टूट रहा है, बड़ा से कर छोटा में हो रहा है,
और जब भी बड़ा से छोटा में होता है तो उसे हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन तो 3 के हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। अपघटन और अपघटन को ही हम लोग अलग अलग नाम से जैसे वियोजन ही बोल देते हैं। हम लोग इसे वियोजन, विघटन, अपघटन तीनों प्रकार के नाम से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अभिक्रिया AgNO3 प्लस NaCl, तिर्क निशान AgCl और ये तिर्क निशान नीचे है, बताएंगे इसके बारे में, प्लस NaNO3 डैश अभिक्रिया के उदाहरण है। यहाँ पर दिया AgNO3। अब ये Ag देखिए, Ag इसमें जो Ag है वह यहाँ पर इस Cl के साथ जुड़ गया। ये अलग है, ये अलग है। देखिए Ag जो है यहाँ पर आने के बाद Cl के साथ जुड़ गया, अभिक्रिया कर लिया तो AgCl3 बनाया। और यहाँ पर Na अलग है और यहाँ पे NO3 अलग है, लेकिन इधर जाने के बाद क्या हुआ, Na जुट गया किसके साथ, NO3 के साथ जुट गया, NO3 के साथ जुट गया। अब जैसे क्या हुआ कि इस में से ये जो देख रहे यौगिक, इसके कोई तत्व किसी और के साथ जा कर के क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। और यहाँ पर जानकर देखिए इसमें क्या हो रहा है, किसी और के साथ जुड़ गया। तो ये जो अभिक्रिया है यह अवक्षेपण के नाम दिया जाता है। कैसे, अभी चर्चा करेंगे। तो ये जब क्रिया हो गया कि अलग अलग क्या हो गया, देखिए यहाँ से ये अलग हो गया और ये वाला जो है इसके साथ अलग जाके जुड़ गया। इस अभिक्रिया में ये जो तीर का निशान दिया गया है उसका मतलब है जब अभिक्रिया होती है तब अभिक्रिया होने के बाद जो AgCl है, AgCl का मतलब हो गया जो सिल्वर क्लोराइड है वह नीचे अवक्षेप के रूप में क्या हो गया, बैठ गया। ये तीर का निशान दर्शाता है कि नीचे के बैठ गया। और जब तीर का निशान ऊपर की तरफ रहेगा तो ये बताएगा यह कोई गैस के रूप में क्या हुआ, उस रासायनिक समीकरण के दौरान कोई भी तत्व क्या होगा, गैस के रूप में बाहर निकल गया। और ये क्या है, यह नीचे जा कर के बैठ गया, ये अलग हो गया, अवक्षेप की तरफ यह जमा हो जाता है। तीर के उल्टा जो तीर का निशान है यही दर्शाता है कि कोई तत्व क्या हो गया है, कोई बीकर में या परखनली में नीचे की ओर जा कर के तली में जा कर के बैठ गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो AgCl है वो अवक्षेप की तरह क्या हो गया, अलग हो करके नीचे बैठ गया है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिक्रिया 2H2 प्लस O2 फिर दिया 2H2O, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये दोनों छोटा छोटा यौगिक मिलकर एक बड़ा यौगिक के निर्माण कर रहा है। तो ये छोटा छोटा यौगिक जब बड़ा यौगिक निर्माण करता है तो उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो 5 का आंसर हो जाएगा, 5 का आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, क्योंकि इसमें 2H2 और O2 मिल करके एक बनाया है 2H2O, तो इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया होगा। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि O अलग है, O अलग है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा, जुट गया। तो ऑक्सीजन का जुटना, देखिए जब ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन हटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया हो रहा है। तो या तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं संयोजन अभिक्रिया या यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर एक और अभिक्रिया हो रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो या तो हम संयोजन लिखेंगे, नहीं तो लिख सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया भी यहाँ पर हो रही है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 है गर्म करने पर डैश अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनाता है। तो छठा के आंसर हो जाएगा कि गर्म करने पर करा कि पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनाता है। तो पोटेशियम क्लोरेट जो होता है, पोटेशियम क्लोरेट, अब छठा के देखेंगे यहाँ पर पोटेशियम KClO2। पोटेशियम जो क्लोरेट होता है, इस पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं तो इसे गर्म करने पर यह अपघटित होकर पोटेशियम क्लोरेट बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड KClO2। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तब घटित होकर एक तरफ बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड और एक तरफ बन जाएगा ऑक्सीजन बन जाएगा। इसे हम तोड़ सकते हैं तो हो जाएगा KCl और प्लस में इधर ऑक्सीजन चल जाएगा, ऑक्सीजन KCl हो गया और इधर जो छट के हो जाएगा ऑक्सीजन।
नेक्स्ट है, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है वह अभिक्रिया क्या कहलाता है? तो यह अभिक्रिया अवकरण कहलाएगा, अवकरण कहलाएगा। चर्चा इसका कर दिया है, इसका आंसर होगा अवकरण। 8वां है, जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या कहलाएगी अभिक्रिया? ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है 10वां नंबर हो गया, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में कॉपर डालने पर डैश धातु की प्राप्ति होती है। तो सिल्वर नाइट्रेट के अब सूत्र होता है, सिल्वर नाइट्रेट के होता है AgNO3, नाइट्रेट होता है NO3, तो सिल्वर नाइट्रेट होगा AgNO3। आई अब क्रिया कर रहा है किससे? कॉपर से कर रहा है। तो कॉपर से अब क्रिया जब कराएंगे, आप यहाँ पर 9 नंबर के देख सकते हैं, नया नंबर प्रश्न कर रहा है क्या? सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर से अभिक्रिया करवाना है। तो कॉपर से अभिक्रिया किसको करवाना है? सिल्वर नाइट्रेट को। तो AgNO3, यह हो गया AgNO3, और कॉपर के साथ क्या हो रहा है? इसका अभिक्रिया हो रहा है। तो करें कॉपर डालने पर कौन धातु की प्राप्ति होती है? तो जब कॉपर को और AgNO3 को मिलाएंगे तो ये कॉपर जो होगा वह NO3 के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया कर लेगा, तो बन जाएगा CuNO3 बन जाएगा। और ये जो Ag है चांदी, इस चांदी को Ag को क्या करेगा? अलग कर देगा, ये अलग कर देगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा Ag धातु, यानी कि चांदी क्या होगा? प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा चांदी प्राप्त होता है। और कैसे ये Cu इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ नहीं जुड़ेगा, ये आगे हम बताएंगे कि सक्रियता श्रेणी के बारे में। उस सक्रियता श्रेणी में बताएंगे कि कौन ज़्यादा सक्रिय है, कौन ज़्यादा सक्रिय नहीं है, तो उससे पता चल जाएगा कि रिएक्शन सबसे अधिक कौन तेज़ी से करता है। अब यहाँ पर है सही गलत का आंसर बताना है। पहला कह रहा है कि जिस रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या असमान होती है, यहाँ पर एक शब्द याद रखिएगा, असमान होती है, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। यह गलत हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों तरफ अगर परमाणु संख्या असमान होगा तो उसे हम बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित में क्या होता है? दोनों तरफ, जैसे ये मान चलिए एक तरीके का समीकरण दिया है, तो ये इधर और इधर Mg के परमाणुओं की संख्या इधर भी उतना ही होना चाहिए जितना कि इधर होना चाहिए। HCl जितना इधर है उतना ही इधर होना चाहिए, तब जाके वह संतुलित होगा, नहीं तो वह असंतुलित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जहाँ असमान होगा उसे हम बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा है Mg प्लस HCl, फिर दिया MgCl2 प्लस H2, यह एक असंतुलित। असंतुलित का मतलब होगा कि दोनों तरफ तत्व के परमाणुओं की संख्या अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर Mg एक है, इधर भी देखेंगे तो Mg एक है। H देखेंगे तो यहाँ पर H जो है वह यहाँ पर एक है, यहाँ पर H 2 है। तो ये हो गया असंतुलित, ये सही में असंतुलित समीकरण है, तो यह सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर H देख रहे हैं एक है, यहाँ पर H 2 है, तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अलग अलग है। तीसरा है संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व परस्पर संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? सही होगा जवाब, क्योंकि संयोजन में क्या होता है? दो तत्व मिल करके एक बड़ा यौगिक के निर्माण करते हैं। आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ मिलेगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, तीसरा नंबर हो गया जैसे कि हाइड्रोजन है और ये मिल जाएगा क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ। तो हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ मिलेगा तो ये बना लगेगा 2HCl। तो इधर भी देख के 2H है, इधर भी 2H है, इधर भी Cl 2 है, इधर भी Cl जो है वो 2 है। तो दो छोटे छोटे क्या हुआ? एक बड़े यौगिक का निर्माण कर लिया। इस प्रकार से ये जो जुट गया है, इसको जुटना संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो ये सही हो जाएगा, इसका आंसर सही होगा, ये सही है। चौथा है अमोनिया और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो अमोनिया हो गया और हाइड्रोजन, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, अमोनिया के होता है सूत्र NH3,
अब 4 को देखेंगे। 4 नंबर में अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अब कह रहा है कि अमोनिया हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो NH3 ये हो गया हाइड्रोजन के साथ। अब ये जब जुड़ेगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। आप ऐसे भी जवाब दे सकते थे, लेकिन फिर भी देख लीजिए, NH3 हो गया और H2 हो गया। अब ये बना रहा है क्या, हाइड्रोजन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया NH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रहता है NH4, अमोनियम को होता है NH4 OH। अब यहाँ पर देखिए OH इधर है ही नहीं, लेकिन इसमें OH है, तो आप ऐसे भी आप अपने से बना सकते थे बिना ये बनाए हुए ही कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी करा कि इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब इधर जब रहेगा नहीं तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा कैसे, ये एक फोर्स हो जाएगा। ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। आप इसको बिना ऐसे भी बना सकते थे कि अमोनियम जब जुड़ेगा हाइड्रोजन के साथ तो OH नहीं बनाएगा, हाइड्रोक्साइड नहीं आएगा। नेक्स्ट है, जब 5वां प्रश्न हो गया, जब तांबे की प्लेट को जिंक सल्फेट, याद रखेंगे जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक अवक्षेपित हो जाता है। जिंक अवक्षेपित कैसे होगा, अब यहाँ पर अब बना के देख सकते हैं। कह कि तांबे के प्लेट को, तांबा मतलब कि कॉपर, जिंक सल्फेट क्या होता है। 5 नंबर प्रश्न हो गया, जिंक सल्फेट क्या होगा ZnSO4, ZnSO4 हो जाएगा। और तांबे के प्लेट को करा है कि जिंक सल्फेट के विलयन में डालना है, तो ये जिंक सल्फेट हो गया। और जिंक सल्फेट के विलयन में किसको डाल रहे हैं, तांबे के प्लेट को, तो तांबे के प्लेट मतलब कॉपर। अब इसको जब डालेंगे तो जिंक क्या होगा, अवक्षेपित हो जाएगा। जिंक अवक्षेपित कैसे होगा, जिंक अवक्षेपित नहीं होगा क्योंकि ये जो Cu है और Zn है, जब सक्रियता श्रेणी को पढ़ेंगे तो सक्रियता श्रेणी में पाएंगे कि ये जो कॉपर है और ये जो जिंक है, इन दोनों के अगर आप सक्रियता श्रेणी पढ़े होंगे, आपको हम दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ पर ठीक से देख लेंगे। आप इसे देखेंगे, इस चार्ट को, यह है सक्रियता श्रेणी। तो जब सक्रियता श्रेणी में आप कॉपर को देखेंगे तो देखिए ये रहा कॉपर और यहाँ पर है जिंक। अब जिंक देखिए ज़्यादा सक्रिय है, तो जिंक जब ज़्यादा सक्रिय है तो यह जिंक कॉपर को क्या करेगा, यह हटा देगा। देखिए अगर जिंक और कॉपर एक साथ रहेगा ना, एक साथ आएगा, जैसे कॉपर कहीं पर है और उसके स्थान पर जिंक आ जाएगा, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। तो जिंक ज़्यादा सक्रिय है और ये कम है, ये जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन ये जल्दी रिएक्शन करेगा। तो ये देखिए अवक्षेपित, यहाँ पर आप देख सकते हैं करा कि जो कॉपर जो है या तांबे की प्लेट को जिंक सल्फेट डालते हैं तो जिंक अवक्षेपित होगा। जिंक अवक्षेपित नहीं होगा, जिंक इसलिए अवक्षेपित नहीं होगा क्योंकि जिंक जो है यह कॉपर से खुद ही ज़्यादा सक्रिय है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इस सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर हम जब आते हैं तो इसके क्रियाशीलता ज़्यादा है, और जैसे जैसे नीचे आएंगे उसकी क्रियाशीलता क्या होगा, कम होगा। तो कॉपर कम रिएक्शन करेगा जिंक के तुलना में। तो जिंक कॉपर को हटा सकता है, लेकिन कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब 6वां प्रश्न है, करा है क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बने नए पदार्थ अभिकारक कहलाता है। ये भी गलत है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनता है वह प्रतिफल कहलाता है, वह प्रतिफल कहलाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होता है वह अभिकारक कहलाता है। जो भाग लेता है वो अभिकारक कहलाएगा, और जो बनता है नया वो प्रतिफल कहलाता है। नेक्स्ट है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं। यह अभिक्रिया अपघटन कहलाती है, यह क्रिया अपघटन कहलाती है। आप इसे बना के भी देख सकते हैं। पोटेशियम क्लोराइड कर रहा है तो पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl हो गया। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाएगा, तो यह हो जाएगा KClO3। अब इसको जब गर्म करेंगे
KClO3 को जब गर्म करेंगे तो यह कह रहा है कि KCl बनाएगा और प्लस में क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, प्लस में ये ऑक्सीजन बनाएगा। अब इसमें भी वही दे रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड बना दे, देखिए पोटेशियम क्लोराइड बना दिया और साथ में क्या बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, ये सही होगा, यह कथन सही है। 8वां नंबर हो गया, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग की अभिक्रिया अवकरण कहलाती है। ये नहीं होगा, ये गलत होगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। याद रखेंगे, ऑक्सीकरण कहलाएगा, न कि अवकरण कहलाएगा। 9वां नंबर है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला हो जाता है। यह अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये बिल्कुल सही होगा, यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा, क्योंकि प्रकाश के वजह से यश का रंग में परिवर्तन हो रहा है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। अब हम लोग इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। अब इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला कर रहा है कि रासायनिक समीकरण लिखने में, यहाँ पर देखेंगे, रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक समीकरणों को लिखने में हम लोग संकेत और सूत्र के रूप में लिखते हैं, संकेत के रूप में और सूत्र के रूप में दर्शाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संकेत में और सूत्र में, संकेत में और सूत्र में। आप किसी भी देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं H जो है वो H हाइड्रोजन के संकेत है, H हाइड्रोजन के संकेत है। Cl जो है वो Cl यह क्लोरीन के क्या हो गया, संकेत हो गया। यहाँ पर जो HCl है ये HCl सूत्र हो गया किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। तो यहाँ पर देखिए संकेत, जैसे H है संकेत है और सूत्र क्या हो गया, HCl जो है HCl वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो हम संकेत का भी यूज करते हैं और सूत्र का भी यूज करते हैं, और ये जो बन गया ये एक समीकरण बन गया। तो नेक्स्ट हो गया, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर का चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। इससे पहले ही बता दिए थे कि तीर का चिन्ह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा की ओर हो रही है। इसमें देखिए जो तीर का चिन्ह है ये बता रहा है कि अभिक्रिया किस दिशा की ओर हो रही है, मतलब इधर हो रही है। ये जो है ये अभिक्रिया हो रही है, इस दिशा की ओर हो रही है, राइट साइड में अभिक्रिया हो रही है। तो तीर के चिन्ह के पहले जितने भी यह है यह अभिकारक कहलाएगा, ये प्रतिफल कहलाएगा, और तीर के निशान बता रहा है कि क्रिया किस दिशा की ओर हो रही है, तो ये इस दिशा की ओर हो रही है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, करा कि क्या समीकरण H2 + Cl2 एक तीर के निशान दिया हुआ 2HCl संतुलित है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, इसमें देखा हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, इसमें क्लोरीन 2 है, तो ये संतुलित है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ यह समीकरण संतुलित है। 4 नंबर है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है। तो सरल प्रतिफल में परिवर्तित हो जाता है, यह कहलाएगा अपघटन या वियोजन, अपघटन या वियोजन। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे अपघटन या वियोजन। इसका आप चाहें तो बना के भी दिखा सकते हैं, जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, एक यौगिक है, ये टूट के 2 में बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देखिए ये जो है ये टूट के 2 में बन गया, और इसी को हम बोल देते हैं अपघटन अभिक्रिया, या इसे हम बोल देंगे वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है 5 नंबर, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें 2 या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाएगा। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक बड़ा प्रतिफल बनाएगा तो उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। 5 के हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन को ही हम लोग बोल देते हैं संश्लेषण अभिक्रिया। तो संयोजन बोलिए तब, या इसे आप बोल सकते हैं संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण अभिक्रिया इसमें क्या हो, जैसे कि C हो गया, अब कार्बन हो गया अलग, ऑक्सीजन हो गया, अभी 2 छोटा छोटा है, ये मिल के क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, तो ये दोनों जुड़ करके CO2 बनाया है। तो इस तरह से इसे नाम दे देंगे हम संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। 6ठा है, किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना। इसका आंसर हो जाएगा 6ठा के
उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए लिखा है उभय विस्थापन अभिक्रिया। आप चाहें तो इसके सूत्र द्वारा भी आप बना सकते हैं। सूत्र द्वारा आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यह आपको हम दे ही देते हैं एक, जैसे मान लेते हैं कि NaCl है, NaCl। अब NaCl हो गया, प्लस में AgNO3 है। इससे पहले इसी समीकरण से आपको समझाया भी थे, लेकिन फिर देख लीजिए NaCl है प्लस AgNO3 है। यह जब अभिक्रिया होगा तो Ag जो है, देखिए ये Ag जो है वह Ag वह जुड़ जाएगा किसके साथ, Cl के साथ। तो Ag जो है वो Cl के साथ जुड़ जाएगा, और ये जो Na है वो NaNO3 के साथ जुड़ जाएगा, NaNO3 के साथ जुड़ जाएगा। तो ये Na देखिए इसके साथ जुड़ गया और ये इसके साथ जुड़ गया, तो ये एक दूसरे के क्या कर लिया, विस्थापित करके अलग अलग जुड़ गया है। तो यहाँ से इसमें विस्थापित होगा, इसमें से इसमें विस्थापित हो गया, तो एक दूसरे में दोनों को विस्थापित कर दिया है, अतः उसे हम नाम दे देते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। 7 नंबर कह रहा है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में लिखें। अभी आपको बताएं वो उभय विस्थापन कहिए तो आप लिख सकते हैं, यह समीकरण कह रहा है कि सिर्फ समीकरण बताने के लिए, तो आप इसी को आप लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं ये उभय विस्थापन के ही आपको अभिक्रिया बताया है, और समीकरण पूछा तो ये समीकरण आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है। 8वां नंबर है कि कॉपर आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसका आंसर होगा नहीं, कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील नहीं है। अभी आपको हम जो दिखाए थे सक्रियता श्रेणी, उससे हम फिर दिखा दे रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, ये आप देख सकते हैं तुलना करा क्या कॉपर और आयरन में। तो देखिए कॉपर तो यहाँ पर है और आयरन यहाँ पर है, तो जो ऊपर होगा वो ज़्यादा सक्रिय होगा और जो नीचे होगा वह सक्रिय कम होगा। तो कॉपर से देखिए बहुत ज़्यादा सक्रिय है Fe, इसका आंसर होगा नहीं, कॉपर कम सक्रिय है और लोहा जो है वह क्या है, बहुत ज़्यादा सक्रिय है। 9वां नंबर है, कह रहा है कि क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। तो इसका जवाब हो जाएगा हाँ, संयोजन जो अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है, इसका जवाब हो जाएगा हाँ। नेक्स्ट है 10 नंबर, क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। तो इसका जवाब होगा नहीं, उभय विस्थापन जो अभिक्रिया है वह ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हमारे शरीर में जो भोजन पचता है वह भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है और ऑक्सीकरण के साथ साथ अपघटन अभिक्रिया भी है, अपघटन अभिक्रिया भी है। नेक्स्ट है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण बताना है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया 2 उदाहरण बताना है आपको। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 12 के कि यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया और क्लोरीन हो गया। जब इसको हम प्रकाश देते हैं तो प्रकाश देने पर यह बन जाएगा 2HCl। तो ये प्रकाश की वजह से 2HCl में बदल गया, ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। साथ ही साथ 2AgCl को जब हम प्रकाश देते हैं तब ये बदल के हो जाएगा 2Ag प्लस Cl2, 2Ag प्लस Cl2, और ये भी एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के क्या है, एक उदाहरण है। नेक्स्ट 13 नंबर है, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है। दुर्गंध युक्त 13 नंबर का दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है। तो आप लिख लेंगे क्या कि जब भोजन में उपस्थित वसा एवं वायु ऑक्सीकृत, जब भोजन में जो वसा है और जो तेल है उसको वायु द्वारा जब ऑक्सीकृत कर दिया जाता है तब वह दुर्गंध युक्त खाना कहलाता है, क्योंकि ऐसे भोजन से दुर्गंध मिलता है। आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हालांकि हम लिख दे रहे हैं, आप चाहें तो इस वीडियो को आप फास्ट करके देख सकते हैं। 13 में आप लिखेंगे कि जब भोजन में उपस्थित, आप चाहें तो इस समय फास्ट करके देख सकते हैं, जब भोजन में उपस्थित
वसा को जब भोजन में उपस्थित वसा और तेल वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत कर दिए जाते हैं तब भोजन दुर्गंध युक्त हो जाता है। दुर्गंध युक्त हो जाता है। फिर लिख लीजिए क्योंकि ऐसे भोजन से दुर्गंध आता है, यानी कि बदबू आता है और ये खाने लायक नहीं रहता है। 14 नंबर हो गया, ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए कोई एक उपाय बताइए। तो ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए आप चाहें तो इसमें सिट्रिक अम्ल मिला सकते हैं। जब सिट्रिक अम्ल मिलाइएगा तब भोजन सड़ने से बचेगा। या लेसीथीन जो होता है, लेसीथीन मिलाइए, नहीं तो लेसीथीन का भी बोलते हैं हम लोग एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट मिलाने पर एंटीऑक्सीडेंट 14 का हो जाएगा। जैसे एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हो गया कि जब ये रहेगा तो इसमें ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करेगा और भोजन सुरक्षित रहेगा। फ्रिज में डाल देते हैं तो उसमें से जो भी बैक्टीरिया वो पनपता नहीं है और भोजन सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। तो यहाँ पे देखिए Fe1 है, यहाँ पे Fe2 है, 2 है, यहाँ पे SO4, ये S1 है, O4 है, यहाँ पर O3 है। वो आप यहाँ पर अगर जैसे यहाँ पर Fe2 है तो यहाँ पर हम अगर लगाएंगे 2 तो Fe2 हो गया। यहाँ पर अगर 2 लगा रहे तो Fe2 हो गया, तो Fe2 हो गया। फिर यहाँ पर O3 है, O है 3, यहाँ पर 2 5, यहाँ पर 3, तो 3 2 5 5 6 7 8 हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो O8 है, O4 और ये 2, 4 दूना 8 हो गया। S जो है वो 2 है, इसमें देखेंगे तो S, इसमें भी S1 और ये 2। देखिए आपको सिर्फ यहाँ पर 2 लगाने से ही क्या होगा, सिर्फ आप यहाँ पर 2 लगाए तो ये अपने आप संतुलित हो गया है। यहाँ पर सिर्फ 2 लगाने पर 2 लगाए तो Fe2 हो गया। देखिए यहाँ पे Fe2 है, फिर 2 लगाए तो S2 है, यहाँ पे देखिए S1 और 1 2 है। वो देखिए 4 और 4 दूना 2 8, 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 2 5 5 3 8, सिर्फ 2 लगाने से काम चल गया हमारा। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दे जिसमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एकल यौगिक बनाते हैं। चर्चा कर दिए हैं। ये देखिए अभिक्रिया के उदाहरण देना है जिसमें, अच्छा अभिक्रिया के उदाहरण का नाम लिखना है 2 परस्पर यौगिक संयोजन करके। तो ये एकल कब बनाएगा, तो उसको हम बोल देंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या 2 यौगिक जुट करके एकल यौगिक बनाता है, तो संयोजन या संश्लेषण आप लिख सकते हैं यहाँ पर। 17 का रहा है, समीकरण NaOH प्लस NaCl प्लस H2O द्वारा निरूपित अभिक्रिया एक उदासीन कण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम बताना है। तो यहाँ पर NaCl के साथ जुड़ गया, Na जो है Cl के साथ जुड़ गया, और यहाँ पर H है और OH है, तो EH और H ये हो गया H2O। 2 H है, H और O, तो ये H2 हो गया और ये O हो गया। तो आप देखेंगे तो ये इससे जुड़ गया और ये इससे जुड़ गया, तो ये एक दूसरे को विस्थापित कर दिया है। एक दूसरे विस्थापित जब होता है तो उसे बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो 17 क्या हो जाएगा, उभय विस्थापन अभिक्रिया। 18 है, अभिक्रिया H2O प्लस F2HF प्लस HOF में कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक हम बता दिए हैं, यहाँ पर F जो 2 है वो O के साथ जुड़ गया है, O के साथ, तो F2 ऑक्सीकारक हो गया। ये जो F2 है वही ऑक्सीकारक हो जाएगा। 19 है, दस्ता के साथ
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, किंतु कॉपर तांबा के साथ वह अभिक्रिया नहीं होती है, ऐसा क्यों है? देखिए यहाँ पर 3 जो प्रश्न है वो सक्रियता श्रेणी से पूछ लिया गया है। अतः मोस्ट वीवीआई को सक्रियता श्रेणी आपको याद रखना ही पड़ेगा। सक्रियता श्रेणी जब तक याद नहीं रहेगा तब तक बहुत सारे प्रश्न नहीं होगा। अभी आपको 2 बार हम दिखा चुके हैं सक्रियता श्रेणी, एक बार आप फिर देख लीजिए। आप जस्ता को करा कि जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, किंतु कॉपर के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? इसके पीछे रीजन है क्या कि आप इसको ठीक से देखिए। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सक्रियता श्रेणी है। ऊपर के जो भी तत्व है वो ज़्यादा सक्रिय होगा और नीचे जैसे आएंगे उसकी सक्रियता क्या होगी? घटते जाएगी। तो घटते जाएगी तब देखिए यहाँ पे जस्ता और जस्ता के साथ कॉपर, देखिए कॉपर यहाँ पर देखिए, जस्ता ऊपर है कॉपर ये हो गया। तो ये सक्रिय ज़्यादा है, ये कम है, ये बहुत कम सक्रिय है, ये सक्रिय में ज़्यादा है। तो ये करा है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसके साथ होता है, लेकिन कॉपर के साथ नहीं होता है। इसका सीधा मतलब क्या हो गया कि जो तांबा है वो जिंक से कम क्रियाशील होती है। आप सिर्फ लिख लेंगे सिंपल तरीका से, जो तांबा होता है Cu कॉपर, जो तांबा कॉपर जो है, देखिए कॉपर तांबा जो है Cu वो क्या होगा? जिंक से कम सक्रिय होती है और कम सक्रिय होने की वजह से यह अभिक्रिया नहीं कर पाती है। लास्ट प्रश्न है पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है? ये भी मोस्ट वीवीआई पूछा जाता है क्वेश्चन, इसे ध्यान रखेंगे। तो पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव हो गया ब्यूटेन मुख्य अवयव हो गया। इस तरह से हम लोग अति लघु उत्तरीय तक सभी प्रश्नों को देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लघु उत्तरीय और उत्तरीय को देखेंगे। आपसे सिर्फ यही कहना है कि आप जितने भी इसमें जो एक्स्ट्रा बात जाने हैं उस सबको आपको कॉपी में नोट करना होगा। हो सकता है कि एक बार में आपको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आए। इस स्थिति में आप बड़ी बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बारीकी से क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो भी एक्स्ट्रा बात बताए गए हैं उसे कॉपी में नोट कर ले और 1 से 2 बार आपको देखना ही होगा। जब तक आप इसके लिखे हुए बात को 1 से 2 बार नहीं देख रहे हैं तब तक बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आप लोग यहाँ पर 2 बातें करेंगे। एक तो जो भी आपको ये सब बात जो दिया गया है ये इसका मतलब क्या, जैसे CaCO3 का मतलब कि ये आपको याद होना चाहिए। दूसरे की अभिक्रिया कितना है, अभिक्रिया के बारे में आप मुख्य वीडियो में डिटेल से पढ़िएगा, हालांकि इसमें बता चुके हैं। तीसरा, आपको जो सक्रियता श्रेणी दिखा है उस सक्रियता श्रेणी को ध्यान रखना होगा। सक्रियता श्रेणी जैसे ही ध्यान रहेगा आपको क्या होगा, पूरा तरीका से वो बात याद होते चल जाएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कुछ बेसिक बात को ध्यान में रखना ही होगा आपको। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा बहुत सा जानकारी आपको मिलते रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत